हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज के वीडियो में हम देखेंगे मैथ के क्वेश्चंस। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सीटेट पेपर से लिए हैं मैंने ये, और इसमें मिक्स क्वेश्चन है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हैं। मैं दोनों मिक्स इसलिए बनाती हूँ, देखिए आपको कॉन्सेप्ट पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेवल चेंज हो जाएगा लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उन लोगों का देने का, पेपर का जो क्वेश्चन, वो तरीका आपको समझना है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस लेवल के, मतलब कि किस टॉपिक से आते हैं, ठीक है, किस तरह से बन के आते हैं। तो इसलिए मैं जो है वीडियो बनाती हूँ उसमें मिक्स क्वेश्चन रखती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है। आपको क्या बोला गया है इसमें कि आपकी मैथ की क्लास है उसको आपको प्रभावी बनाना है, इफ़ेक्टिव बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छी लगे, सीखें अच्छे से वो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित करना चाहिए, यानी ग्रुप वर्क ना करें बच्चे, इसके लिए उनको हतोत्साहित करना चाहिए, मना कर देना चाहिए, ठीक है। बी, महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। इस बात पे महत्व देना चाहिए कि गणित क्या है, एक मूर्त विषय है, ठीक है। या सी, एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, या एक प्रश्न जो है उसे आप डिफरेंट तरीके से करने के लिए बोलें बच्चों को कि अलग अलग मेथड से अलग अलग तरीके से करके देखिए। या डी, अध्यापक द्वारा एक नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए, यानी जो भी अध्यापक समस्या करा रहा है उसके वो स्टेप्स पूरे बोर्ड पे लिख दे और वो बच्चे फॉलो करके उसको करें। तो देखिए, जहाँ पे भी ऐसा कोई ऑप्शन आता है कि टीचर जो है बोर्ड पे लिख देता है और बोल देता है बच्चों को कि करो, या किसी भी तरह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे आता है, जैसे यहाँ पे बोला कि समूह में कार्य करने से मना कर देता है कि नहीं करो, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, अब सॉरी ऑप्शन आते हैं, उन पे आप कभी मत जाइएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को हमें क्या करना है, हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हों, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें जो भी चीज़ आप सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सी है वो बिल्कुल सही होगा कि आप एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। उनको बताएं कि आप अलग अलग तरीके से करके इसे देखो। और ऐसा भी नहीं कि गणित सिर्फ एक मूर्त विषय, मूर्त तो नहीं है ना, सिर्फ बहुत सारी अवधारणाएं हैं उसमें जो कि आप कैसे है सीखते हो, आप अमूर्त तरीके से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गणित में अंतःविषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अंतःविषयकता की बात की गई है यहाँ पे, उसको आपको प्रोत्साहित करना है, ठीक है, अंतःविषयकता के लिए। और इसमें से हम उसका आकलन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम किस चीज़ को प्रयोग कर सकते हैं। हमारा है, हमें दिए गए हैं परियोजना को, बी है क्षेत्र भ्रमण को, सी है वर्णन अभिलेखों को, और डी है ओलंपियाड को। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शन है कि इसमें से दो चीज़ें जो है वो सही हैं। अंतःविषयकता, अंतःविषयकता का मतलब होता है कि एक बच्चा जो है उसके अंदर अलग अलग विषयों, अलग अलग जो टॉपिक है या कंटेंट है उसके बारे में चीज़ें उसको ज्ञान है, ठीक है, नॉलेज है, या उसकी आप कह सकते हैं इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको आपको प्रोत्साहित करना है उसके लिए। तो वो आप कैसे प्रोत्साहित करना है और उसका आप आकलन जो है वो कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा परियोजना और क्षेत्र भ्रमण जो है वो सबसे बेटर ऑप्शन होंगे। तो जहाँ पे भी ए और बी आया है वो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। परियोजना यानी प्रोजेक्ट आप उसे दे दो, या किसी क्षेत्र भ्रमण पे आप भेज दो, ठीक है, और बता करके आओ कि जाओ ये सारी चीज़ें देख कर आओ। तो अंतःविषयकता यानी बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है चीज़ों को जानने की, समझने की, ये सारी चीज़ें, उसका हमें आकलन करना था। तो ये दो चीज़ें हैं, वो दोनों सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्ययन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। वांछनीय यानी कि आपको छोटे स्तर पर ज्यामिति ज्योमेट्री पढ़ानी है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो क्या हो सकता है।
तो यहाँ पे आपको वो बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों तक सीमित रखना चाहिए। देखिए, सिर्फ मूलभूत जो सरल आकृति हैं, यानी कि जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल, वही तक सीमित रखना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बी है, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाना चाहिए। हाँ, ये चीज़ करनी चाहिए। थर्ड है, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दृष्टि समझ को विकसित कर सकें। या डी, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द ग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो ये तो गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ज्यामिति के शब्द ग्रह हैं, यानी बच्चे जान ही नहीं पाए कि सर्कल क्या है, शब्दों को ही उनको हमें विकास नहीं करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं। वो उनको पता चले कि गणितीय भाषा क्या है, भाई गणितीय शब्द ग्रह क्या है, वो पता होने चाहिए। तो सबसे अच्छा यहाँ पे बोला गया कि वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। सबसे बेटर क्या है? तो ऑप्शन सी है हमारा, कि हम उनको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें अपनी अंतर्दृष्टि समझ को बनाने के लिए, अपनी तार्किक क्षमता को विकास करने के लिए, कि ये जो चीज़ें हैं वो उनको सरल, जो भी आकृतियाँ हैं उनके बारे में, प्रॉपर्टीज़ को जान भी सके और क्यों हैं, कैसे हैं, वो सारे तर्क सहित वो जान सके, ताकि वो दूसरे को भी फिर समझा पाएँ कि ये जो चौकोर है, ये आयत है, वो क्यों आयत कहला रहा है, या फिर ये स्क्वायर है, वो स्क्वायर क्यों कहला रहा है। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि जो समझ है उसको भी वो विकसित कर सकें। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वस्तुएं जो एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिग्रहिति जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है दिया है। यानी वस्तुएं जो एक समान हैं, ठीक है, वस्तु के बराबर हैं, वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यानी कि यहाँ पे सीधे से कहने के बाद मान है बराबर, यानी ए बराबर अगर बी है और अगर ए बराबर सी है तो बी भी जो होंगे, बी और सी भी जो होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये जो अभिग्रहिति है वो किसने दी है? ये है ऑप्शन ए है यूक्लिड ने, बी है पाइथागोरस ने, सी है देकार्ते ने, या डी है यूलर ने। तो सीधा सा आंसर है इसका ऑप्शन ए। इसे आप सीधे से आप याद कर लीजिएगा, नाम है ये। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि जो हमारे जूनियर लेवल है उस पर निम्नलिखित में से किस कौशल को प्रोत्साहित किया जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ पे 4-5 चीज़ें दी गई हैं, आपको उनमें से बताना है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिनको बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे क्या क्या चीज़ें दी है हमें। मार्गदर्शन यानी विजुअलाइजेशन, अनुमान लगाना यानी एस्टिमेशन, या पक्षांतरण यानी ट्रांसपोजिशन, सी कंठस्थ करना यानी आप किसी चीज़ को रट रहे हैं, डी सामान्यीकरण। ठीक है, तो जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण को इंग्लिश में कहते हैं जनरलाइजेशन। तो आपको अगर याद है, आपको मैंने वैन हेले की थ्योरी भी बताई, उसमें भी बताया कि विजुअलाइजेशन हुआ या जनरलाइजेशन, किसी चीज़ को जनरल वे में देखना, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए बच्चे को। अनुमान भी लगाना चाहिए कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा हो सकता है। तो सिर्फ यहाँ पे जो चीज़ है वो क्या है, कंठस्थ करना। मैथ में कभी भी नहीं बोला जाता कि आप रटें, ठीक है, कंठस्थ करने को। तो सी ऑप्शन अगर नहीं है जिसमें, वो आपका सही होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा ए, इसमें सी नहीं है, ठीक है, बाकी इसमें ए भी है, बी भी है और डी भी है और ई भी है, सी को छोड़कर। तो ये है जो है हमारा वो सही होगा। ठीक है, कंठस्थ करना कभी भी हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं ये चीज़ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ, निम्नलिखित में से कौन गणितीय तर्क का सूचक है? गणितीय तर्क का सूचक है, यानी आपको इसमें से देखना है कि कहाँ पे जो है गणितीय तर्क दिया जा रहा है, उसका सूचक है, दिखा रहा है कि हाँ यहाँ पे गणितीय तर्क की बात की जा रही है, लॉजिक की बात की जा रही है, मैथमेटिकल लॉजिक की। ठीक है, ऑप्शन ए है गणितीय अवधारणाओं की परिभाषा प्रदान करने की क्षमता, यानी कि जो गणितीय अवधारणा है उनकी परिभाषा दे सके। बी, गणितीय प्रक्रिया का औचित्य प्रदान करने की क्षमता, औचित्य यानी जस्टिफिकेशन है, जो भी गणितीय प्रक्रिया है वो ऐसी है, क्यों है, किस वजह से ये जस्टिफाई कर सके। या सी, कुशलता से गणना करने की क्षमता
काउंटिंग कर सकें, या डी विभिन्न स्थितियों में सही सूत्रों को याद करने की क्षमता है। तो याद करने की क्षमता जहाँ भी आए, मैं आपको बोल दे रही हूँ, वहाँ कभी भी उसको ऑप्शन को आप सही नहीं मानिएगा। यहाँ बात की गई है क्या, यहाँ पे गणितीय तर्क का सूचक है, दिखा रहा है कि हाँ बच्चा जो है वो मैथमेटिकल लॉजिक को यूज़ कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही होगा, जस्टिफिकेशन, यानी कि कोई भी गणितीय प्रक्रिया उसको जस्टिफाई कर पा रहा है कि अगर ऐसा है तो क्यों है, कैसे है, किस वजह से है, उसको वो प्रूफ कर पा रहा है, वहाँ पे जस्टिफाई कर पा रहा है, यानी वो अपना तर्क दे पा रहा है। तो यहाँ पे ये गणितीय तर्क का सूचक है। 7वां क्वेश्चन है हमारा, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है। देखिए प्रतिचित्रण यानी कि मैपिंग, मैंने आपको अभी समझाया था कि मैपिंग जो है उसे मैथ में क्यों डाला गया है प्राथमिक पाठ्यक्रम में। तो यहाँ पे आपको उसी का रीज़न बताने हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना कि इनमें से कौन कौन से रीज़न हैं। पहला है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। त्रिविम विचार क्षमता का मतलब है स्थानिक चिंतन, ठीक है। और बी है आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। सी है विषय को सरल और रुचिकर बनाना। डी है संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। तो इसमें से कौन कौन से सही हैं, यहाँ पे आपको दिखाया कि दो, कोई भी दो जो हैं वो सही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो देखिए जो प्रतिचित्रण है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तभी बताया था कि प्रतिचित्रण में क्या किया जाता है कि बच्चे जो हैं वो, तो त्रिविम विचारधारा को प्रोत्साहन देना, वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि स्थानिक चिंतन जो है उसको हमें प्रोत्साहन देना है या आपको डेवलप करना है। स्थानिक चिंतन क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, उसकी पूरी तरह से नॉलेज वो ले पाए। जैसे कि अगर हम बच्चों को त्रिभुज ही पढ़ा रहे हैं तो वो जान पाए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है। तो ये तो हो गया हमारा त्रिविम विचार क्षमता या स्थानिक सोच, ठीक है। दूसरा आता है प्रतिचित्रण का कि आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। आनुपातिक विवेचन क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी एक दूसरे से संबंध रखते हैं, वो किस तरह से संबंध रखते हैं, किस बेसिस पे संबंध रखते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो डेवलप करें। जैसे कि समबाहु त्रिभुज हो गया या द्विबाहु त्रिभुज हो गया या विषमबाहु त्रिभुज है, वो सब त्रिभुज की कैटेगरी में क्यों है और एक दूसरे किस तरह से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आप अच्छे से याद कर लीजिए। जहाँ पे भी प्रतिचित्रण आएगा वहाँ ये शब्द आ ही जाते हैं, आनुपातिक चिंतन या आनुपातिक तर्क या आनुपातिक विवेचन और त्रिविम विचार क्षमता या स्थानिक चिंतन। तो इस तरह के वर्ड जो है वो प्रतिचित्रण से जुड़े हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन जहाँ ए और बी है वो सही होगा, यानी हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, किसमें ए और बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन से विषय हैं, ठीक है, वो प्राथमिक विद्यालय पर गणितीय पाठ्यक्रम का भाग नहीं, प्राथमिक की बात की गई है। ऑप्शन ए है चौपड़ यानी कि टाइलिंग, ये टाइलेशन कहते हैं इस इंग्लिश में। बी है सममिति सिमिट्री। सी है प्रतिरूप पैटर्न। डी है अनुपात रेशियो। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को सिमेट्री भी सिखाई जाती है। जब उन्हें शेप सिखाया जाता है तो सिमेट्री भी सिखाई जाती है कि कौन है जो दो हिस्सों में बराबर हैं, बिल्कुल। पैटर्न भी सिखाए जाते हैं, टाइलिंग भी सिखाई जाती है। टाइलिंग से उन्हें एरिया वगैरह, एरिया सिखाया जाता है, मतलब स्क्वायर क्या है, हैं, ठीक है, और आयत क्या है, ये सारी चीज़ें। सिर्फ अनुपात जो है वो नहीं सिखाया जाता। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। यानी कि आपको किसी भी शिक्षण सामग्री का यूज़ नहीं करना है और साधन या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके बिना सूत्र का प्रयोग नहीं करना है हमें, ठीक है। सूत्र का प्रयोग किए बिना किसी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है और उससे हमें बताना है कि विभिन्न आयामों वाले, यानी कि डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो इसके लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, पैमाने का, ग्राफ पेपर का, धागे का या टाइल का। तो देखिए यहाँ पे बात की गई आयत के, विभिन्न आयामों या डायमेंशन के आयात है और जिनका क्षेत्रफल हमें ये करना है कि सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो आप ग्राफ पेपर पे भी बता सकते हो
और टाइल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन धागा और पैमाने से नहीं, ठीक है। तो हमारा बी और डी जो है वो सही होगा। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन बी सही होगा, बी और डी। आपने ग्राफ पेपर पे देखा होगा बॉक्स बॉक्स से बने रहते हैं और टाइल्स भी क्या है, बॉक्स है। तो उसमें हम दिखा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के दो आयत जिनके क्षेत्रफल समान हो, उनको दिखा सकते हैं कि किस तरह से इनके क्षेत्रफल समान हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। उपलब्धि कम यानी नंबर कम आ रहे हैं मैथ में, उसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है लिंग यानी जेंडर, बी है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी बच्चे का जो सोशल एरिया है या जहाँ से वो आता है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो, सी गणित का स्वरूप यानी नेचर, गणित उसे बहुत कठिन लग रहा है, या डी व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता या उसकी खुद की क्षमता कि भैया उसकी क्षमता ही नहीं इतनी कि वो गणित को सीख पाए, इस वजह से अच्छे नंबर आ ही नहीं रहे। तो इसमें से क्या कारण हो सकता है। तो कभी भी जेंडर जो है वो इसके लिए कारण नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लड़कों को अच्छे नंबर आ रहे होंगे और लड़की के अच्छे नंबर नहीं आ रहे होंगे इस वजह से, क्योंकि वो लड़की है तो नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, या लड़का है तो नंबर अच्छे हैं। जेंडर कहीं पे भी नहीं आता। गणित फिर है व्यक्ति का स्वाभाविक क्षमता है, लेकिन इतना नहीं। अगर हम उसको अच्छा एनवायरनमेंट दें, अच्छे टीचर प्रोवाइड करें, सारी अच्छी मेथड स्ट्रेटजी दे तो वो सीख लेगा। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो जो है क्या हो सकता है, ये क्या पता उसे अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा हो इस वजह से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। यहाँ पे एक समस्या आपको प्रकार बताना है। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे में 2 अधिक है, मनीष के पास कितनी पेंसिल है। तो ये किस तरह की समस्या है। तुलनात्मक जमा समस्या, तुलनात्मक घटा, या व्याकलित जमा या व्याकलित घटा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, और वो भी किस लिए कि आप बोला कि मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 ज़्यादा है। तो आप सीधे से क्या करोगे, मनीष के पास मेरे से 2 ज़्यादा यानी 2 को अपने में और जोड़ लोगे। तो क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो और जोड़ रहे हो आप। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, तुलनात्मक जमा, कंपैरिजन, एडिशन, ठीक है। तो ये थे टोटल 11 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे हों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने सही किए हों। प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।